हो गया। हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में हमारा आज का टॉपिक पेपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से है। पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है और वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। थोड़ा सा पिछले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था बहुत पहले, लगभग 1682 जो एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास है उसमें जो ग्रू साइंटिस्ट थे, एन ग्रू, उन्होंने फ्लोर में स्टेमन्स को मेल गैमेटोफाइट कहा था, ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा था। और आज की रिसर्च में हमको ये तो ज्ञान है पूरी तरीके से कि फ्लोर जो है एंजियोस्पर्म्स में, उसमें जो स्टेमन्स है पुंकेसर, वही क्या है, नरजनन अंग है, और उन्हीं के अंदर जो है क्या डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। इसी टॉपिक से रिजेम्बलेंस हम यहाँ पे कंप्लीट एंथर की स्ट्रक्चर और सारी चीजें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। एंथर के अंदर क्या था, एंथर के अंदर था एक माइक्रो, जो एंथर की स्ट्रक्चर थी उसके अंदर 4 जो टेट्रास्पोरेंजिएट हमने पढ़े थे, बटरफ्लाई टाइप का जो ये था, उसमें क्या थे, 4 माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, और उसके अंदर 3 लेयर से कवर्ड, चौथी तो एपिडर्मिस थी एंड एंडोडर्मिस एंड क्या बोलते हैं मिडिल लेयर, एंड मेन लेयर इज टैपिटम। और टैपिटम के अंदर जो है वो डेवलप हो रहे थे स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल जो है हमारे उस टॉपिक में हम कहाँ तक ले गए, इसको स्पोर मदर सेल्स तक आ गई। अब यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स का क्या किया हमने, डिवीजन, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरजेनेसिस अर्थात मेल माइक्रोस्पोर्स का जनन, ठीक है, विभाजन द्वारा। और ये किसकी वजह से हो रहा था, स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप ये हो रहा था। और वहां पे हमने एक तरीके से 2 टाइप्स पढ़े थे इसके डिवीजन के। फर्स्ट हम ले गए थे किसमें, सक्सेसिव में, और सक्सेसिव डिवीजन ये कह रहा था कि कोशिका में जो केंद्रकों के बीच में विभाजन होता है, तुरंत उनके बीच में क्या बन जाती है, प्लेट बन जाती है। और उसी प्रकार इन केंद्रकों के अंदर जो दोबारा विभाजन होता है, सेकंड अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, एक और बन जाता है। और ये जो हैं ये क्या बना लेते हैं, स्पोर टेट्राड बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, आइसोबाइलेटरल, समद्विपार्श्विक। साथ के साथ जो ही केंद्रकों का विभाजन होता है, सेप्टा बनने से वापस क्या हो जाती हैं, सेल्स भी पृथक हो जाती है, अर्थात साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है कंप्लीटली, दैट इज सक्सेसिव। और इस प्रकार देख लेते हैं, सेकंड जो था वो साइमल्टेनियस था। साइमल्टेनियस में क्या हो रहा है, सेल है पहले डिवीजन कर रही है, कैरियोकाइनेसिस, फिर आ रहा है मियोसिस, सेकेंड ये हो गया मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, सेम वही चीज यहां थी, ये था फर्स्ट और ये हो गया था मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ जो मियोसिस सेकेंड हो रहा था उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ये जो कोशिका है ये एलोंगेट हो रही है, और ये जो 2 केंद्रक बने थे दोनों तरफ, 2 संतति, इनमें वापस विभाजन हो रहा है, तर्कु तंतुओं द्वारा इनमें फिर विभाजन हुआ, और फाइनली हमें क्या मिलता है यहाँ पे, स्पोर टेट्राड। दैट इज टेट्राहेड्रल। इसकी अगर हम बात करें तो ये थी आइसो बाइलेटरल। इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये हो गई टेट्राहेड्रल।
हेड्रल, ठीक है। तो ऐसे में यहां पे दो संरचनाएं तो आपको क्लियर हो रही हैं। इनके बनने की कई अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग शेप है, उसके आधार पे मैं बता देता हूं। तो यहां पे फर्स्ट जो शेप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गई टेट्राहेड्रल। और ये अधिकांशतः अगर अपन इसकी एग्जांपल्स ले तो ये आपको अधिकतर डाइकॉट्स में मिलेगी, जैसे कि निकोटियाना, टबेकम, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, बाकी हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं डाइकॉट्स के, उसके अंदर इसी टाइप की मिलेगी। सेकंड जो हमने यहाँ पे दूसरा टाइप देखा, सक्सेसिव टाइप, जिसके अंदर जो बन रहा है वो ये है ठीक है। ये हो गया एक तरीके से आइसो बाइलेटरल, और ये सामान्यतः मोनोकॉर्ड्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लें जिया मेज, मक्का का एग्जाम्पल अगर अपन ले तो उसके अंदर ये मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि डेकुशीट, इसको हम एक तरीके से क्रॉसित भी बोल सकते हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको प्लस आकार की दिखेगी ये और ये, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डेकुसेट, क्रॉसित। और सेम इसी तरह की जो लीव्स भी हमको देखने को मिलती है डाइकॉट्स में। और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मैग्नोलिया। मैग्नोलिया में इस प्रकार के जो है वो स्पोर टेट्राड्स देखने को मिलते हैं। यहीं पे हम एक ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें ये जो विभाजन है कोशिकाओं का, ये एक पंक्ति में है, लीनियर में है, और ये एक के ऊपर एक है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्या बोलते हैं, लीनियर, दैट इज रेखीय, ठीक है, लीनियर। एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं होलोफिला। एक और यहां पे हम एग्जाम्पल लें, ऊपर की तरफ बना देता हूं यहां,
दैट इज टी शेप, और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एरिस्टोलोकिया। दैट इज टी शेप। तो जो स्पोर टेट्राड्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे अर्धसूत्री विभाजन से, एक सेल से हमेशा बनेंगी 4, ठीक है, एक से बनेंगे हमेशा 4, और 4 सेल्स जो है उनका अरेंजमेंट अलग अलग फैमिलीज या स्पीसीज की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया ये स्पोर टेट्राड है, इसमें हमको 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में एक पीछे की तरफ है, ये एक ट्राइंगुलर शेप में, अगर हम इसे काटें तो ये हमें बिल्कुल एक ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं, और ये चारों के चारों जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे पे इस तरीके से फिट होते हैं कि ये एक सर्कुलर या स्फेरिकल शेप धारण कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड आइसोबायलेटरल, जो कि 2 साइड में 2 इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आइसोबायलेटरल, एक दूसरे के ऊपर समद्विपार्श्विक, मोनोकॉट्स में अधिकतर इस प्रकार से। डेकुशेट की हम बात करें तो डेकुशेट जो है मैग्नोलिया का है, और इसके अंदर सेम वही आइसोबायलेटरल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पहले आधी लाइन है, फिर उसके बाद में खड़ी। देन लीनियर, लीनियर के अंदर क्या हो रहा है, एंटी क्लिनल डिवीजन ही नहीं है सारे, वो सॉरी पेरिक्लिनल डिवीजन ही नहीं है सारे, कैसे हैं एंटी। और ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि अगर हम कोशिका में यही विभाजन प्रेरित करें तो 1 और 2 नंबर कोशिका ऊपर नीचे, और फिर वापस अगर आप इन दोनों में एक एक विभाजन और कर दो तो 1, 2, 3 और 4 कोशिकाएं जो हैं बन जाएंगी। और अगर यही विभाजन वापस कर दोगे तो इसी फिलामेंट के अंदर कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी, 8 कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ये विभाजन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और ये जैसे कि हेलोफिल्ला आदियों के अंदर जो है इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। और एक और है जो कॉमनली नहीं मिलता, टी शेप। एरिस्टोलोकिया का हम अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि मेल गेमेटोफाइट में एरिस्टोलोकिया और फ्लोवर का जो हमने एंटोजेनी थी उसमें भी हमने एरिस्टोलोकिया पे ही ज्यादा अध्ययन किया था रिसर्च में, तो वहां पे हमने टी टाइप का जो था वो डेवलपमेंट को देखा। अब इसके बाद जब एंथर के क्या बोलते हैं स्फुटन का टाइम आता है तो ये टेट्राड के रूप में जो है ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पोषण के दौरान जो लेयर थी इनके चारों तरफ टेपिटम, वो टेपिटम लेयर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और उसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके अलावा कोशिकांग जैसे कि यूबिस बॉडीज, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम्स, पेरोक्सिसोम्स आदि उन्होंने क्या किए थे, सीक्रेट किए थे। तो उसी के अंदर एक सीक्रेशन और किया था कैलोज एंजाइम का। और ये जो पोलन टेट्राड्स हैं इनके बीच की जो भित्ति है, ये 5 टाइप्स की बात कर रहा हूं, बीच की जो भित्ति जो कि जुड़ी हुई है सेलुलोज से, इसके लिगामेंट को ब्रेक करता है कैलोज। क्लियर है। और ये कैलोज ब्रेक करके इनको क्या कर देता है, हासित कर देता है या ढीला कर देता है, और विमोचन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्लियर है। अब स्फुटन का एक सिंपल सा जिक्र कर ले जो एक न्यू टाइप के हिसाब से हमारे पूछा जा सकता है, बाकी कोई बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हम एंथर के विस्फोटन की बात करें या उसके विमोचन की बात करें तो एंथर में ये जो संरचना थी एंथर में, इसमें हमने यहाँ पे बनाया है एंडोथीसियल सेल्स जो कि आकार में कैसी हैं, बड़ी हैं। ये तो हो गई चपटी जो कि चौड़ाई में ज्यादा थी और लंबाई में क्या थी, कम थी। ये तो हो गई एपिडर्मल सेल्स, और ये उनके नीचे जो हो गई वो इलोंगेटेड क्या सी सेल्स हो गई, एंडोथीसियल सेल्स। दीज आर एंडोथीसियल। और ये हो गई कौन सी, एपिडर्मल। क्लियर है। अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर हमने एक लाइन और पढ़ी थी, सेल्यूलोज की यू और सी शेप के बैंड्स थे जो कि कुछ जलीय हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो थे उनके अंदर हमने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, नहीं थे, लेकिन सामान्यतः ये थे। तो ये जो सेल्यूलोज युक्त जो बैंड्स हैं ये एक्चुअली में वाटर स्नेही, हाइड्रो
क्या बोलते हैं, फिलिक होते हैं, जल अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से मैच्योरिटी के दौरान तो इनको क्या करते हैं, पूरी तरीके से पोषण प्रदान करते रहते हैं, टैबिट उनकी जो टर्जिटी है उसको बनाए रखते हैं, और सारे के सारे परास्परण से संबंधित जो क्रियाएं हैं पोषण से वो सारी करते हैं। परंतु जो ही मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी के साथ जो इसकी टेपिटम लेयर जो है वो पूरी तरीके से हासित हो जाती है, तो उस दौरान जब इनका स्फोटन का टाइम आता है तो यही सेल्स जो होती हैं वो वाटर का क्या कर देती हैं, लॉस कर देती हैं, या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, और इस कमी के कारण इन कोशिकाओं में खिंचाव बल का आता है। क्लियर है? और उस खिंचाव बल के कारण जो कुछ यहाँ की स्केलेटल सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट का मतलब उनके बीच के लिगामेंट्स टूट जाते हैं, और वो इतनी तेजी से टूटते हैं जो कि इन स्पोर्स के प्रकीर्णन में भी सहायक होते हैं। तो उसी स्पोर्स के टूटने या इस एंथर के जो विस्फोटन है, प्रस्फुटन जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी पे, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग एंथर टाइप जो होते हैं उनमें अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि एक हम यहां पे बात करें तो लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूडल की बात करें तो अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब ये जो पॉलन ग्रेन या एंथर की हम बात कर रहे हैं, ये बीच में अगर अपन ढंग से बात करें तो ये बीच में जुड़ा हुआ है कनेक्टिव से। ये बीच में जुड़ा हुआ है कनेक्टिव से, ठीक है। तो कनेक्टिव है तो पेरेन्काइमिटस सेल्स जो कि मेन संवहन का, पोषण का सारा काम कर रही है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये इन दोनों को जोड़ रही है, फिलामेंट से भी जोड़ रही है। लेकिन परिपक्वन के समय दो चीजें होती हैं, इनके बीच की जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, गल जाती है, और ये पूरा का पूरा चैम्बर क्या हो जाता है, एक स्पोर टेट्राड से भरा हुआ, एक कंडीशन। दूसरी, कनेक्टिव के दूरस्थ जो सिरा है, मार्जिन, जो हमको सिल्ट के रूप में या खांच के रूप में जो दिखता है, दरार के रूप में, उन सेल्स की ये एंडोथीशियल सेल्स के बीच में स्फुटन से यहाँ जो एंथर आपको दिख रहा है उसकी ये अनुदैर्ध्य जो सीमन है, दोनों एंथर्स को जोड़ने की जो सीमन है वही क्या हो जाती है, वहां से फट जाती है, बीच की जो सीमन है वो फट जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लूं, हालांकि वो ये अलग है, वो अलग है, लेकिन जैसे कि हमपन लेग्यूमिनेसी की फलियों में स्फुटन को देखते हैं, उनमें भी स्फुटन कैसा हो रहा है, अनुदैर्ध्य हो रहा है। जैसे कि मटर के फली को हम छीलते हैं तो उनके बीच की जो सीमन है उसको आसानी से खोल के उनके अंदर के सीड्स को देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि गुड़हल है, कपास है, कपास के भी जो वो है सीड्स और पॉलन्स जो हैं, उन दोनों में इसी टाइप का जो है वो विस्फोटन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग सीमन्स होती हैं, ठीक है, और ये इन सीमन्स पे से ही क्या होता है, फटता है, अनुदैर्ध्य। सेकेंड पॉइंट अगर अपन बात करें तो इसी को हम, इसी का उल्टा ले लीजिए, अनुदैर्ध्य का अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स की हम बात करें तो इसी पोलन को लंबाई में काटने की जगह अगर हम इस लेयर से काट दें बीच में से, दैट इज अनुदैर्ध्य, जिसमें क्या होगा, ये हो गया पोलन, ठीक है। यहां पे इस सीमन की जगह बीच वाली सीमन से, क्योंकि पोलन को हम बोल रहे हैं कैसा, टेट्रास्पोरेंजिएट, और उसमें लोब कितनी देख रहे हैं हम, 4, लेकिन मैच्योरिटी के साथ लोब कितनी रह जाती है, 2। इस डायग्राम में आप देखें तो लोब हो गई 1, 2, 3 और 4, लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी खांच के रूप में होती है, तो हम इसको एग्जैक्ट यहां से काट कर क्या बता देते हैं, बाई, ठीक है, बाई लोब कह देते हैं इसको, द्विपालित, एकल पालित, ठीक है। और यहाँ पे अंदर एक पाली के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी बता देते हैं, 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इनका स्फुटन, एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, ठीक है, या जो ज्यादातर जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके स्टेमन से इसी प्रकार से फटते हैं, दोनों प्रकार से फटते हैं, लॉन्गिट्यूडल भी फटते हैं जीरोफिटिक में,
इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लें तो ये एक विशेष टाइप का हो गया, एक तरीके से कंपार्टमेंट के रूप में टूटता है। इसको हम बोल सकते हैं कपाटिए, कपाटिए या सेप्टेड बोल देते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना, इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन सेल्स है, जो स्ट्रेस कोलिटिस्टेंशियल सेल्स, ये यहाँ पे संपूर्ण को फटने की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसकी बाह्य जो भित्तियां होती हैं वो तेजी से क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो ये एक तरीके से लंबाई में ये एक कंपार्टमेंट की तरफ फट जाता है, ये अंदर की तरफ रह गया। जैसे केले में छिलका उतारते हैं उस तरीके से ऊपर की जो लेयर होती है वो फट जाती है, और ये जो चैम्बर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम चैम्बर, ये अपने आप में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और इसमें से टेट्राड जो है वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कपाटिए। क्लियर है? इसके बाद एक पॉइंट और है, फोर्थ, कुछ हेलोफाइट्स या जलीय पौधों की अगर अपन बात करें तो उनके जो एंथर्स है वो ऊपर की तरफ से हल्के से क्या होते हैं, चोंच टाइप या पतले, और ऊपर की तरफ अपर क्यूलम सेक्शन जो होता है उसकी हाइपोथेसियल सेल जो है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से ये एक ढक्कन की तरह खुल जाता है, और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स का एक तरीके से शावर या फंवारा जो है वो इसमें से निकलता है। इसलिए हम इसको पोरस कह सकते हैं, पोरस स्फुटन या बिंदु स्फुटन के नाम से भी इसको जानते हैं। इस प्रकार से इनका क्या होता है, स्फुटन होता है। तो कुल मिला के डेवलपमेंट और स्फुटन से अब हमको क्या मिल रहा है, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट की तरफ हम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और कैलोज की एंजाइम की उपस्थिति में जो टेट्राड हमको मिली है अगुणित संरचना, जिसके बीच में क्या हो रहा है, विभाजन की वजह से हमें अगुणित गोलाकार या अंडाकार संरचना मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अभी उनका डेवलपमेंट, तो यहां पे हम पोलन ग्रेन्स पे आते हैं। परागकण, तो सबसे पहले तो यहां अगर अपन बात करें तो पेलेनोलॉजी, ठीक है, और उसके लिए हम हिंदी में लिख सकते हैं एक तरीके से पराग विज्ञान, पराग या परागाणु परागकण विज्ञान। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर, शेप, ठीक है, साइज, ठीक है, और उसकी गैमेटोफाइट या उसकी एक तरीके से परसिस्टेंट स्टेबिलिटी, वायबिलिटी आदि का अध्ययन स्टोर करते हैं या आदि का अध्ययन करते हैं, वो पेलेनोलॉजी कहलाती है। और हमारे इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन जो है वो NBRI, इंडिया में क्या बोलते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ के अंदर जो है वो इसका इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, बॉटनिकल यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंदर भी इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आज इन्हें पोलन जो है
इनको हम बायोटेक्नोलॉजी में हाइब्रिड डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें, जो हम टिश्यू कल्चर में हाइब्रिड कल्चर करते हैं उसके अंदर भी हम वो हाइब्रिड नहीं सॉरी हैप्लॉइड कल्चर जो करते हैं उसमें भी इनको यूज में लिया जाता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो एंथर से डेवलप होते हैं पॉलन, वही एम्ब्रियो में मतलब एम्ब्रियोलॉजी सॉरी एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या कहलाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और जो जर्मिनेट पॉलन्स होते हैं, जर्मिनेट पॉलन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्योंकि युग्मकों की हम बात करें तो युग्मकों के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी होती है और मतलब हैप्लॉइड नंबर के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर अपन कहें तो जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का या पॉलेंस का, वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 चरणों में कंप्लीट कैसे होता है? पहला चरण तो इसका कहां कंप्लीट हो गया, जब एंथर्स के अंदर इनका डेवलपमेंट हो रहा था और एंथर्स के अंदर जो है ये स्फुटन से पहले ही क्या हो गए, डेवलप हो चुके थे और स्पोर टेट्राड में विभाजित हो चुके थे। फर्स्ट डेवलपमेंट कहां हो गया इसका, इन सिट्यू। अगर अपन बात करें तो पात्रे में, पात्रे इसका एक्चुअली में इन सिट्यू पोजीशन कहां है इसकी बेस्ट, वो कहां हो गई इसकी एंथर में। और एंथर के लिए हम जानते हैं कि एंथर जो है वही एग्जैक्ट, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन्स है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एंथर मैच्योरिटी, एंथर्स मैच्योरिटी में क्या हो जाता है, स्पोर टेट्राड। मैच्योरिटी में ही स्पोर टेट्राड जो है उनका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है फर्स्ट। अगर हम 2 स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो पात्रे जो उसका डेवलपमेंट है वो कहां हो जाता है, एंथर में। और एंथर्स की मैच्योरिटी से पहले ही स्पोर टेट्राड्स का क्या हो जाता है, वहां पे डेवलपमेंट हो जाता है बाय मियोसिस। एक चीज। दूसरे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये दूसरा डेवलपमेंट पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में होता है। कैसे, इसको हम समझते हैं कैसे, क्योंकि अगर हम पॉलन ग्रेन की संरचना की बात करें तो इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, लेकिन ये अर्धसूत्रीय विभाजन समसूत्रीय विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक कायिक कोशिका और एक जननिक कोशिका। जनन कोशिका की हम बात करें तो वही है एक्चुअली में मेल गैमेटोफाइट, उसी की वजह से डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट इनटू एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें 2 न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां जो एक्चुअली में डेवलपमेंट होगा और 2 जनन केंद्रक डेवलप होंगे, उसी को ही हम कहेंगे सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला भाग हो गया हमारी एंथर की संरचना, एंथर की आवरण, एंथर की शेप का अध्ययन करना। दूसरा हमारा पार्ट हो जाएगा एंथर में जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब का बनना, जनन नलिका का। और तीसरा जो था वो मेल गैमेटोफाइट का बनना या फॉर्मेशन। ये 3 स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे आज।
फर्स्ट जो डेवलपमेंट की स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, वो तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया था कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है एंथर में ही, और दूसरा डेवलपमेंट होता है पॉलन की जर्म ट्यूब के अंदर। क्लियर है? तो इन सारे के सारे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इसको 3 स्टेप्स में बांट देते हैं। और फर्स्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। स्ट्रक्चर, शेप, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो हम कर सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। एक्चुअली में क्या बनेगा इसमें बनेगी पॉलन ट्यूब। थर्ड पॉइंट अगर अपन कहें तो थर्ड पॉइंट में हम ले सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर में जो पॉलन ट्यूब बन गई, तो वहां कर सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ मेल गैमीड्स। ठीक है, या हाँ गैमीट्स ही लिख देंगे क्योंकि ओव्यूल्स को लिखे वो सॉरी न्यूक्लियस लिखने से कोई मतलब नहीं है। और इन पॉलन ट्यूब, हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर तथा वर्तिका के अंदर भी कंप्लीट होता है अलग अलग फैमिलीज के अंदर। क्लियर है? प्लस बाह्य वातावरणीय अडेप्टेशंस के अनुसार। तो हमारे इन सारे टॉपिक्स में टॉपिक नंबर फर्स्ट या स्टेप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, शेप, साइज ऑफ माइक्रोस्पोर्स। पॉलन ट्यूब, संरचना में हम कह सकते हैं कि एक पॉलन ग्रेन की संरचना जो है वो प्रारंभ में एक चपटी त्रिकोणाकार संरचना के रूप में होता है, परंतु टेट्राड से विभाजन के पश्चात इनकी जो संरचना है वो गोलाकार अथवा अंडाकार एक कोशिकीय अगुणित के रूप में होती है। एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर अगुणित हैप्लॉइड, क्योंकि सीधी सी बात है ये टेट्राड बने ही किससे हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। स्फेरिकल, क्लियर है? अर्थात गोलाकार, और ओव्यूलेट अर्थात अंडाकार संरचना के रूप में होती है। अलग अलग स्पीसीज में इनके ऊपर अलग अलग रंग भी पाए जाते हैं, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, और वो एक्चुअली में इनके ऊपर पॉलन किट या इनके ऊपर जो बाह्य चोल है एक्साइन, उसमें पिगमेंटेशन के कारण ये रंग होता है। इसके अतिरिक्त अगर अपन कहें इसमें, तो हम कह सकते हैं कि जो परागण है, जो स्फोटन हुआ था किसमें? एंथर में। तो 2 टाइप से अगर हम माने तो हालांकि बहुत टाइप है, लेकिन हम सिंपल वे में 2 टाइप मान देते हैं। एक हम मान सकते हैं पॉलिनेशन किसके द्वारा? बाय एयर, और एक जो मेन फैक्टर मानते हैं वो हो जाते हैं बाय इंसेक्ट्स। तो 2 घटनाक्रम जो मान रहे हैं, बाकी तो फिर हर तरीके का जीव है, जल है, ओस की बूंदें हैं, हर तरीके की चीज है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे केवल 2 मैक्सिमम मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो एयर बोर्न या एयर पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उनके लिए हम तुलनात्मक यूं कह सकते हैं कि ये साइज में छोटे,
हल्के शुष्क, मतलब समझना है इसका, शुष्क और चिकनी सतह युक्त। ठीक है, और इनके ऊपर कई बार एक अलग से ही अपेंडेज भी देखने को मिल जाता है या ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं सतही उपांग, जिसके अंदर हम फिन्स या फेदर्स की बात करते हैं, पंख के टाइप में। हालांकि हम यह बात नहीं कर रहे क्योंकि हम पक्षिनिया की तरफ चले तो उनके पॉलिन्स के अंदर जो है हमको पंख देखने को मिलते हैं, तो ये एक अलग चीज है, या इनके ऊपर रेशे देखने को मिलते हैं, तो वो एक अलग चीज आ जाती है एक्सैन की। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो एयर है, तो हवा में उड़ने के लिए इन्हें कैसा होना चाहिए, इन्हें होना चाहिए पतला, हल्का, शुष्क। शुष्क का मतलब है कि इनकी सतह शुष्क होगी, अगर ये आर्द्रताग्राही होगी तो ये भारी हो जाएंगे, उड़ नहीं सकेंगे और नीचे जो है ग्रेविटेशन में नीचे चले जाएंगे। चिकनी भित्ति युक्त जो है वो एक तरीके से एरोडायनामिक के लिए है। चिकनी का मतलब है अगर ये कंटकीय होगी तो ये हवा में ज्यादा दूर जाएगी या फिर अवरोध उत्पन्न करेगी, दोनों समस्याएं इसके लिए होंगी। फिन्स एक अलग चीज है जो कि सबका कारण नहीं है। उसके अलावा इनकी जो सतह है वो एरोडायनामिक का मतलब चपटे टाइप के ज्यादा होंगे, क्योंकि गोलाकार जो सतह होगी उसको एक तरीके से हवा के अंदर क्या मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा। ये हो गए छोटे, हल्के, शुष्क, चिकनी सतह युक्त। अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड की बात करते हैं तो इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ये मान लीजिए बड़े का मतलब बहुत बड़े नहीं, लेकिन हाँ बड़े मिल जाएंगे लगभग, जैसे ये आपको मिल जाएंगे कुकुरबिटेसी और क्या बोलते हैं लगभग 10 माइक्रोमीटर के आसपास। जबकि अगर आप बड़े की बात करें जैसे कि मिराबिला जिलाफा सबसे बड़े, तो वहां अगर अपन बात करें तो लगभग 200 माइक्रोन तक के जो हैं वो पोलन ग्रेन्स हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा, हल्के और भारी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप सीधी बात है आकार बड़ा हो गया तो वो चीज जो है वो अब हल्की नहीं रहेगी, क्योंकि इसको हल्का होना ही नहीं है। अब उसको हवा में उड़ना था इसलिए हल्का होना था, अब तो इसको कीट लेके जा रहे हैं तो कीट में तो भारी भी चल जाएगा। इसके अलावा शुष्क की जगह यहां पे क्या बनाएंगे हम, पोलन किट। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, पोलन किट युक्त बनाएंगे इनको। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो सतह जो है इसकी कैसी है, चिकनी, तो यहां हम ऑर्नामेंटेड सतह जो है उसको हम कैसा बना देंगे, ऑर्नामेंटेड बना देंगे। ऑर्नामेंटेड का मतलब सतही उपांग युक्त, ऑर्नामेंटल का मतलब किसी चीज से आबद्ध, सजी हुई, ठीक है, होती है। पॉलिनिया की हम बात करें तो पोलन किट जो है ये एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, या जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी सुक्रोज की अगर हम बात करें तो उनसे लेबल्ड या से बना हुआ एक एक्स्ट्रीय पदार्थ है जो कि क्या करता है, कीटों को आकर्षित करने के लिए रंगीन, खुशबूदार एंड क्या होता है, मीठा लसदार पदार्थ होता है जिसमें ये भीगे हुए रहते हैं। और ये जो ही कीट इनके ऊपर आते हैं तो उनके फिन्स पे, उनके आगे के माउथ ऑर्गन पार्ट जो हैं उनके ऊपर, या फिर उनके जो अपेंडेज हैं सतही पैर, पोर्स, उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं। और जो ही नेक्स्ट फुल पे जाते हैं उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एयर पॉलिनेटेड जो होते हैं वो हल्के, छोटे, जबकि इंसेक्ट्स के पॉलिनेट की अगर हम बात करें तो वो आकार में बड़े होते हैं। सर्वप्रथम फिड्स, ये मिटा देते हैं। फिड्स सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी संरचना को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इसकी सरफेस को दोहरी परत युक्त बताया और उन्होंने इसकी दो संरचनाएं बताई। लगभग 1837 में उन्होंने इसकी सतह में दो संरचनाएं बताई। बाह्य जो था जिसको बोला एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, एक्साइन को आप बाह्य चोल आवरण, कोट के नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज आउटर कोट। और ये हो गया इंटाइन, इसको आप कह सकते हो अंतः
चोल। क्लियर है, इस रूप में चल रहा है। तो यहां पे हम इसकी स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए पहला पॉइंट जो है सब पॉइंट हमारा वो ले लेते हैं एक्साइन। एक्साइन पोलन ग्रेन्स का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, कठोर है, ठीक है, और उसके साथ में दृढ़ लेयर के रूप में ये होती है। इससे पहले एक चीज और समझना, पिछले टॉपिक में आई है जहां हमने टैपिटम जो लेयर थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोषण देने के लिए अपने आप को डिग्रेड कर लिया, समाप्त कर लिया, और उन्होंने यहां पे सारे के सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सबसे ज्यादा अपने कोशिकाओं और उसके अलावा एक विशिष्ट गोलाकार ग्लोबुलर संरचनाएं दी जिन्हें उन्होंने नाम दिया था, क्या बोलते हैं, प्रोबिस बॉडीज। क्लियर है। दूसरा उन्होंने यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अपना गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, परऑक्सी, ठीक है, राइबोसोम्स, एंजाइम्स लाइक कैलोज, ठीक है, प्रोटीन्स लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसने दी, टैपिटम लेयर ने। अब देखिए यहां पे क्या क्या हो रहा है। यूबिस बॉडीज जो हैं इनको हमने प्रो यूबिस बॉडीज कहा था, और ये विशिष्ट संरचनाएं जो हैं जब टैपिटम लेयर डिग्रेड हो रही थी और ये सारे के सारे कहां पे पहुंच रहे थे, स्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ लिपट रहे थे एक तरीके से प्रीमोर्डियल स्ट्रक्चर और उसके आवरण के रूप में। तो वहां पे यह एक पदार्थ यहां पे सीक्रेट हुआ था जिसको हमने बोला था स्पोरो पॉलिनिन, और ये पदार्थ के लिए हमने वहां ये कहा था कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो स्पोर्स के चारों तरफ लिपट जाता है और ये उसको कठोरता, तो यह क्या क्या दे रहा है, वो उसको दे रहा है घातकता से, मतलब किसी बाह्य चोट या आघात से स्ट्रांगनेस, मतलब ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा इसकी भेदन क्षमता को क्या करता है, कमी। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, पोलिन स्पोरोलिन के लिए मैं लिख रहा हूं ये बायोलॉजिकल, जैविक और रासायनिक केमिकल और फिजिकल, तीनों चीजें ध्यान रखना, तीनों प्रकार के घातों से बचाता है। कैसे, बायोलॉजिकल की हम बात करें तो जैविक, जैविक का मतलब माइक्रोब्स हैं, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन है, माइक्रोब्स के अंदर वायरस बैक्टीरियाज का पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन के बाद में इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें जितने भी बायोलॉजिकल है, जैविक, यहां तक कि एंजाइम्स आदि से भी ये लेयर जो है स्पोरोपोलिन जो है वो इस एक्साइन को क्या करती है, सुरक्षित और संग्रहित रखती है। केमिकल का मतलब अन्य प्रकार के रसायन जो कि घोलन क्षमता रखते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन अध्रुवीय क्रिस्टलीय जो विलायक हैं उनमें घुलनशील होते हैं, प्रोटीन डेरिवेटिव्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये जो पदार्थ है ये उसमें घुलनशील नहीं होता, अर्थात इसको बचाता है। फिजिकल का मतलब हो गया ताप, दाब, लाइट आदि प्रेशर से क्या करता है, इसको बचाता है। तो हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि स्पोरोलिन का इसके ऊपर बाह्य आवरण के ऊपर स्तर होता है जो कि इसको जैविक, भौतिक और रासायनिक तीनों प्रकार के आघातों से बचाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और जो परऑक्सीसोम्स, राइबोसोम्स थे उन्होंने इसको अलग अलग प्रकार की एनर्जी एंड क्या बोलते हैं खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ प्रोवाइड कराए। कैलोज एंजाइम इसके अपघटन में सहायक हुआ। इसके अलावा एक प्रोटीन और दिया, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को समझिए, ट्रिप्सिन के लिए मैंने आपको ये समझाया था उस क्लास के अंदर कि ये कुछ ऐसे हाइड्रोफिलिक जल स्नेही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसकी सतह पर पाए जाते हैं, और जो ही ये वाटर के साथ में संबंध जोड़ा बनाते हैं और ये उस सतह को लीक कर देते हैं और उस सतह पे आ जाते हैं। यही कारण था हमारे अंदर या कुछ जानवरों के अंदर, पर्टिकुलर हम जानवरों की नहीं हमारी बात करें तो हमारे अंदर कुछ इसी प्रोटीन के जल अवशोषण की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे एलर्जीज, ठीक है, हे फीवर, जो सारी डिजीज आ रही थी, तो यही ट्रिप्सिन वहां हे फीवर के साथ में एक बहुत शानदार काम भी करता है कि यही रिकॉग्नाइज करता है रिसेप्टिकल, अर्थात
ग्राही वर्तिका को क्या करता है, रिसेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि वो रिसेप्टिकल है कि नहीं है। अगर है, उसी फैमिली की है और मैच्योर है, देन ये उसमें क्या करता है, पॉलिन ट्यूब के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है। और अगर वो वर्तिका ग्राही नहीं है तो ये क्या करता है, उसको वहां से रिजेक्ट करता है, एक तरीके से हटा देता है। पॉलन जर्मिनेशन या जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन है उसको रोक देता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हो रहे हैं, एग्जाइन्स के ही हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो बाह्य चौल है उसके ऊपर अनेक सारे अलंकार या जो सरफेस है वो भी पाई जाती है। लेकिन जैसे सरफेस की हम बात करें तो उससे पहले कह सकते हैं कि जो बाह्य चौल है उसके दो टाइप्स हैं, एक्जाइन। एक्जाइन के भी दो सब टाइप्स हैं या दो लेयर्स हैं, 2 लेयर्स। जो सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम कह सकते हैं एक्सटाइन, एक्जाइन, और अंदर वाली जो है उसको हम बोल सकते हैं एंड एक्जाइन। इसको लिख सकते हैं एक तरीके से परि बाह्य चोल, इसको कह सकते हैं अंतः बाह्य चोल। क्लियर है। और ये जो बाहर वाली है परिबाह्य चोल, इसमें भी इन सब्सटेंस की वजह से अलग अलग अपेंडेज या अगर हम बात करें अलंकृत ऑर्नामेंटल जो है वो बनते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग शेप के पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोला जाता है टेक्टम। सबसे बाहर की लेयर क्या हो गई, टेक्टम। बीच वाली जो लेयर है उसको हम बोल सकते हैं बैक्यूलम। और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको हम बोल देते हैं फुट लेयर। और उसके नीचे कौन सी है, एंड एक्जाइन लेयर होती है। टेक्टम और बैक्यूलम के कारण अलग अलग शेप्स मिलती हैं। क्लियर है। तो यहां पे ये सारी चीजें हो गई। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन है, ये क्लियर हो ही गया। स्पोरोपोलिनिन हो ही गया, जो कि एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सी डेरिवेटिव है, जो कि घुलनशील नहीं है, सभी आघातों से बचाता है। और ये स्पोरोलिन के कारण ही हम कह सकते हैं कि हम पैलियोलॉजी है उसके अंदर पैलियोबॉटनी में आदिम प्रकार के पोलन्स को भी आज फॉसिल्स के रूप में क्या कर पाए हैं, देख पाए हैं या फॉसिल्स के रूप में प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि इसी बाह्य चोल के कारण इनका डिग्रेडेशन नहीं हुआ और ये स्ट्रेस को, तापमान को, सबको झेल गए और फॉसिल्स में क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। तो ये जो एक्जाइन है इसके आधार पे कई सारी शेप्स पोलेंस की जो हैं वो बन जाती हैं। और उन पोलेंस की शेप्स की हम बात कर रहे हैं तो हम यहां कह सकते हैं सबसे पहले पिसिलेट, शेप ऑफ पोलेंस, शेप्स ऑफ पोलेंस बाय एक्जाइन लेयर। एक्जाइन लेयर की, क्योंकि इन टाइम की बात करें तो बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर कोई शेप्स नहीं है। तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे हम दे सकते हैं, फर्स्ट इज पिसिलेट या सिलेट बोले तो, और इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं मृदु। इस प्रकार के पोलेंस ज्यादातर एयर पोलिनेटेड होते हैं और इनकी सतह जो है वो कैसी रहती है, सतह समतल व चिकनी, या हम यो कह सकते हैं कि इनके ऊपर कोई ऑर्नामेंटेड नहीं है, कोई सतही उपांग या जो अलंकार हैं वो नहीं मिलते।
अलंकृत, ऑर्नामेंटेड, ठीक है, बिल्कुल समतल और चिकनी है, स्मूथ, और इसके ऊपर कोई सतही उपांग नहीं मिलते। सेकेंड हम बोले तो इसको लिख सकते हैं फोवियोलेट। फोवियोलेट के लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से गर्तिका व्रत, गर्त के समान। और गर्त के समान अगर इसकी संरचना को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम यूं मान सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़े से छोटे मान लेते हैं। मतलब चिकनी से अलग है, हल्का सा सतह जो है वो अप एंड डाउन मिलती है, बिल्कुल सतह चिकनी नहीं होगी, दैट इज एक्साइन। ये हो गया एंटाइन, और ये हो गए इसके अंदर वेजिटेटिव सेल, और ये हो गई इसके अंदर जो छोटी है वो हो गई जर्मिनेटिव सेल, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। क्लियर है। थर्ड नंबर पे हम यहां पे ले सकते हैं फॉस्फोलेट। और फॉस्फोलेट को आप कह सकते हो खांच, सेम ऐसा ही खांच, नुमा। खांच को अगर अपन बात करें तो खांच का मतलब हो गया ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे फोविलेट और फैस्युलेट जो है वो सेम ही है, लेकिन अगर हम इन गर्तों को खांच में रूपांतरित करें और थोड़ी बड़ा, जैसे कि पहले एग्जांपल दिया था जिसमें बड़े बड़े फोरोज हमको दिख रहे हैं, तो हम उसमें इसका एग्जांपल लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर है लेकिन उसके अंदर खांच जो है वो कैसी बन जाएगी, बड़े बड़े बन जाएंगे। या इसका एक एग्जांपल दें, या में इसमें स्पोर में बड़े बड़े क्या दिख रही हैं, सिल्ट्स दिख रही हैं, दरारे रूप में या खांच के रूप में ये हमको दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये हमको पालित भी दिखाई देता है सपाट स्फेरिकल संरचना की तुलना में। फोर्थ पॉइंट हम यहां पे लें तो इसको ले सकते हैं, वैक्यूलेटेड नहीं हुआ, वैक्यूलेटेड, और इसे दंड रूपी। दंड रूपी के अंदर पॉलेंस तो वही अंडाकार या ढोलकाकार संरचना में ही होंगे, लेकिन इनके ऊपर की जो एक्साइन है उनकी जो सरफेस है वो एक तरीके से दंड रूपी दिखाई देती है। दंड के रूप में जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो दंड के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार की एक्साइन को हम इसलिए दंड रूपी कहते हैं। बाह्य सतह जो है छड़ के समान
अतिवृद्धियों के रूप में दिखाई देती है। तीसरा वो फोर्थ नंबर जो है, फोर हो गया। फिफ्थ नंबर हम यहां पे ले सकते हैं एजिनेट टाइप, और इसको हम ले सकते हैं कंटकीय। बाहर से हमें लंबे कंटक के समान क्रिस्टलीय संरचना जो है वो दिखाई देती है। बाह्य सतह पूरी तरीके से उभरे हुए अतिवृद्धियों के रूप में दिखाई देती है कंटक के समान, इसलिए हम इसे बोलते हैं एसिनेट्स या कंटकीय। इसके बाद यहां पे ले सकते हैं पंचुएट। पंचुएट को हम कह सकते हैं एक तरीके से छिद्रित, या हिंदी में हम लिखे तो बिंदुकृत। पंचुएट को वैसे समझ लीजिए, हम स्टेपल करते हैं या कई बार कागज के बंच में धागा डालने के लिए उससे छेद निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पंचिंग करना। पंच का मतलब होता है छिद्रित, इसलिए मैं यहां पे लिखा, लेकिन छिद्रित वर्ड में एक गड़बड़ होती। छिद्रित से क्या होता, इसमें कोई छिद्र नहीं होते, केवल बाह्य सतह के ऊपर हमें जो है वो छिद्र के समान संरचना दिखाई देती है। जैसे कि मंगल ग्रह या चंद्रमा की अगर हम सरफेस को देखें तो उसके अंदर जो वेल्कोनोज हैं वो हमें किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, छिद्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी सतह जो हम बनाते हैं, तो इसकी सतह हमें बाहर से कैसी दिखाई देती है, पंचुएटेड दिखाई देती है। बाहर से हमें परफोरेटेड सी दिखाई देती है, जिनके अंदर छोटे छोटे या बड़े छिद्रनुमा संरचनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ये गर्ती का टाइप ही है, फॉलिएट उसी रूप में ये दिखाई देता है। सेवेंथ नंबर हम यहां पे लें तो हम ले सकते हैं रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट के लिए हम ले सकते हैं एक तरीके से जालिका वृत्त। जालिका वृत्त, जालिका वृत्त के लिए आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो आउटर सरफेस है वो कैसी हो जाती है, रेटिकुलेट, उसमें क्रिस्टल जो है वो रेटिकुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इसमें इंटाइन। फर्स्ट हो गया है एक्साइन, अब हम यहां पे पढ़ेंगे सेकेंड इंटाइन।